मैंने अपना आखिरी असैसिन मिशन पूरा किया और असैसिन ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बना ही था कि सिस्टम ने मुझे बताया कि मैं एक फीमेल ओरिएंटेड ट्रैजिक नॉवल की दुनिया में आ गया हूँ। मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट ने मुझे मेरी ही बर्थडे पार्टी में डंप कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उस बेरोजगार मेल लीड को तसल्ली दे सके जिसकी याददाश्त चली गई थी। सबसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात का था कि ये घटिया सिस्टम मुझे चुपचाप सहने को कह रहा था, वरना मेल लीड वहीं सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देता। मैंने बस एक स्मर्क दिया और सिस्टम को सीधा म्यूट कर दिया। मुझ जैसे अल्टीमेट विलन को भला एक फीमेल ओरिएंटेड सिस्टम की बकवास सुनने की क्या जरूरत। बचपन के प्यार ने धोखा दिया है तो अगले ही दिन उसके पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। ये असली नकली यंग मास्टर, फर्स्ट लव और रिप्लेसमेंट्स सबके सब भाड़ में जाए। अब इस कैपिटल सिटी में सिर्फ मेरा राज है। बार के अंदर डीजे ने माइक पकड़ा और जोर से चिल्लाया, आज रात का सारा बिल यंग मास्टर ही की तरफ से। चलिए हम सब यंग मास्टर ही को हैप्पी बर्थडे विश करें। चीयरिंग की आवाज से पूरा क्लब गूंज उठा। सेकंड फ्लोर के वीआईपी रूम में मैं सोफे पर बैठा था। मेरे हाथ में विदेशी शराब का गिलास था और मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। मेरे बगल में मेरा दोस्त मेंग चुआन सिगरेट पीते हुए अपनी घड़ी देख रहा था। उसने भवे से कोड़ते हुए कहा, क्या चक्कर है? आज की ये पार्टी सू फैमिली की दोनों बहनों ने होस्ट की थी ना? कह रही थी कि खास तुम्हारे लिए ये बर्थडे पार्टी रखी है और अब इतना टाइम हो गया है, वो लोग हैं कहाँ? मेंग चुआन जिन दो बहनों की बात कर रहा था उनके नाम सू वान किंग और सू मिंग्याओ थी। वो मेरी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थी। हम बचपन से साथ पले बड़े थे, यहाँ तक कि इस बात पर लड़ती थी कि मुझसे शादी कौन करेगी। आज की ये बर्थडे पार्टी भी उन दोनों ने महीनों पहले से प्लान की थी, लेकिन किसे पता था कि ऐन मौके पर वो दोनों गायब हो जाएंगे। इस बात ने मेरा मूड बहुत खराब कर दिया था। मुझे लोगों का ऐसे धोखा देना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेंग चुआन ने अपनी सिगरेट बुझाई और आदत के तौर पर अपने फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फोन लगभग उसके हाथ से गिर ही जाता। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं सोफे पर टिका हुआ था और मेंग चुआन को देख रहा था। मेरे ऐसे घूरने पर मेंग चुआन थोड़ा घबरा गया। उसने एक अजीब सी स्माइल दी और कहा, ये तुम खुद ही देख लो। ये कहकर उसने एक लंबी सांस ली और फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। स्क्रीन पर सबसे ऊपर सू मिंग्याओ की एक पोस्ट थी। बैकग्राउंड में एक बीच था और लोकेशन किसी फॉरेन आइलैंड की थी। रात के समय बीच पर 3 लोग हाथ पकड़े बॉनफायर के चारों ओर खड़े थे। सू वान किंग, सू मिंग्याओ और सोंग जीतन्याल। उनके चेहरों पर बड़ी सी स्माइल थी। कैप्शन में लिखा था, बेचारा भाई अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और जॉब नहीं मिल रही, इसलिए भाई का मूड रिफ्रेश करने के लिए उसे यहाँ ले आई। उम्मीद है जीतन्याल हमेशा खुश रहेगा। और आखिर में एक स्माइली इमोजी भी था। मैंने भी अभी अपना सोशल मीडिया चेक किया था, लेकिन मुझे ये पोस्ट नहीं दिखी। साफ था कि उन दोनों ने मुझे ब्लॉक कर रखा था। मेंग चुआन ने वापस फोन लिया और गुस्से में सू मिंग्याओ को कॉल लगा दिया। घंटी काफी देर तक बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मेंग चुआन ने हार नहीं मानी। उसने लगातार 2 बार और कॉल किया। जब कॉल कटने ही वाली थी तब जाकर फोन उठा। फोन के उस पार हवा बहुत तेज चल रही थी और समंदर की लहरों की आवाज भी आ रही थी। सू मिंग्याओ, तुम दोनों का क्या नाटक है? मेंग चुआन ने फोन उठते ही तीखे लहजे में पूछा। उस तरफ सू मिंग्याओ ने भवें से कोड़ी और उसकी आवाज में भी चिड़चिड़ाहट थी। मेंग चुआन, तुम मुझसे इस तरह से पूछताछ कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि आज कौन सा दिन है? मेंग चुआन की बात सुनकर फोन के उस पार सन्नाटा छा गया। मुझे ये सब देखकर मजा आ रहा था। मैंने उंगली के इशारे से मेंग चुआन को फोन देने को कहा। मेंग चुआन समझ गया और उसने फोन मुझे दे दिया। मैंने बहुत ही शांत आवाज में बस एक बात कही। अगले ही पल उस तरफ से घबराई हुई आवाज आई, यंग मास्टर है, मुझे और मेरी बहन को कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए हम आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सके। तुम्हारा वो जरूरी काम किसी स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट के साथ विदेश में डेट पर जाना है। मैंने सू मिंग्याओ की बात को बीच में ही काट दिया। डेट शब्द सुनकर सू मिंग्याओ ने भवे से कोड़ी। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? तभी फोन के उस पार से एक और लड़की की आवाज आई। हाँ बिल्कुल, जिंग नियान बचपन से अनाथ है और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं है। अभी उसने ग्रेजुएशन पूरा किया है और उसे जॉब भी नहीं मिल रही। वो बेचारा बहुत अकेला है, इसलिए मैं और दीदी बस जिंग नियान का मूड ठीक करने के लिए उसे यहाँ ले आए हैं। व्यंजन भैया, क्या तुम इतने छोटे दिल वाले मत बनो प्लीज। ये सू मिंग्याओ की छोटी बहन सू वानचिंग की आवाज थी और तभी मुझे एक बहुत ही चालाक और मासूमियत से भरी आवाज सुनाई दी। मिंग्याओ दीदी, वानचिंग दीदी, क्या मेरी वजह से व्यंजन भैया नाराज हो गए हैं? एक काम करिए, आप दोनों वापस लौट जाइए, मैं यहाँ अकेला रह लूंगा, कोई बात नहीं। सू मिंग्याओ ने तुरंत उसे तसल्ली दी। हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये कहते हुए सू मिंग्याओ ने फोन पर मुझसे बात की और इस बार उसकी आवाज में थोड़ी ठंडक थी। क्या तुम बिना बात के तमाशा करना बंद कर सकते हो? एक बर्थडे ही तो है, हम वापस आकर तुम्हें दोबारा पार्टी दे देंगे बस। मैंने अपना कान खुजलाया। मुझे ये सब बड़ा मजाकिया लग रहा था। लगता है मैंने इन्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी थी। सू मिंग्याओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मेरी आवाज की सख्ती सुनकर सू मिंग्याओ कुछ घबरा गई। उसने कुछ समझाने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने फोन काट दिया था। मुझे कोई फालतू बकवास नहीं सुननी थी। कुछ चीजें अगर एक बार हो जाएं तो उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। अब सू फैमिली को इन दोनों बहनों की हरकतों की कीमत चुकानी होगी। मेरी हे फैमिली इस कैपिटल सिटी की सबसे अमीर फैमिली है। हमारा बिजनेस तो है ही, साथ ही हमारे मजबूत पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं। अंडरवर्ल्ड हो या लॉ, हर जगह हमारा सिक्का चलता है।
हमारी पावर का कोई मुकाबला नहीं है। वहीं सू मेंगयाओ और सू वानचिंग की सू फैमिली किसी अमीर खानदान में गिनती भी नहीं आती। असली रईसों की नज़र में वो बस किस्मत से रातों रात अमीर बने लोग हैं। हमारे परिवारों का कनेक्शन बस इतना था कि बचपन में मैं अपनी दादी के साथ शहर के बाहर एक विला में रहता था और सू फैमिली हमारे पड़ोसी थे। क्योंकि हम बच्चे साथ में खेलते थे, इसीलिए दोनों परिवारों में थोड़ी जान पहचान हो गई थी। उस समय दादी को भी वो दोनों लड़कियां बहुत पसंद थी और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि आगे चलकर मैं उन दोनों में से किसी एक से शादी करूंगा। पिछले कुछ सालों में सिर्फ मेरी वजह से कैपिटल सिटी के बड़े बड़े खानदान उन्हें थोड़ी बहुत इज्जत देते थे, लेकिन अब लगता है कि इसके चक्कर में वो लोग अपनी औकात भूल गए हैं। मैंने फोन मेंग चुआन की तरफ फेंका और बिल्कुल शांत चेहरे से कहा, अब इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी मौत खुद बुलाना चाहती है तो मैं उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मेंग चुआन को भी समझ आ गया था कि अब इस देश में सू फैमिली के लिए कोई जगह नहीं बचने वाली। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो, सू फैमिली की बहनों ने अपनी किस्मत पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, ये उनका नुकसान है। शुक्र है आज के लिए मेरी भी कुछ तैयारियां थी। मेंग चुआन हंसने लगा और उसने ताली बजाई। तभी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेसेस और मॉडल्स कम से कम 10-12 लड़कियां लाइन बनाकर वीआईपी रूम में दाखिल हुई। मेंग चुआन सोफे पर पीछे की तरफ झुका और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, आज यंग मास्टर ही का जन्मदिन है। अगर तुम सब ने यंग मास्टर ही को खुश कर दिया तो तुम्हें भारी इनाम मिलेगा। ये सुनते ही लड़कियों की आंखें चमक उठी। वो सब मेरी तरफ टूट पड़ी। मैंने भी उन्हें मना नहीं किया। एक हाथ से एक को पकड़े हुए मैं उनके हाथों से खाना एंजॉय करने लगा। पल भर में ही कमरे का माहौल पूरी तरह से रंगीन हो गया। लेकिन ठीक उसी समय मेरे दिमाग में अचानक एक नोटिफिकेशन साउंड गूंज उठा। टिंग! डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट एक ट्रैजिक प्लॉट का सामना कर रहा है। हैप्पीनेस सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया है। मेरे चेहरे के भाव एक पल के लिए रुक गए। इस दुनिया में आए मुझे 20 साल हो गए थे और अब जाकर मैंने ये सिस्टम शब्द सुना था, लेकिन मेरे लिए सिस्टम कचरे के डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं था। इस दुनिया में आने के बाद से ही मुझे एक गजब का ओवर पावर्ड बफ मिल गया था और मेरी किस्मत तो इतनी तेज थी कि पूछो मत। मैं जो कुछ भी सीखना चाहता था उसे चुटकियों में सीख लेता और आसानी से टॉप पर पहुंच जाता। मैं जो भी काम करना चाहता था उसमें मुझे सफलता मिलनी तय थी। ऐसा लगता था जैसे ऊपर वाला खुद मेरे लिए रास्ते बना रहा हो। मैंने अपने दिमाग में पूछा, सिस्टम तुम्हारा क्या काम है? सिस्टम की रोबोटिक आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, सुनो, मैं हैप्पीनेस सिस्टम हूँ और मेरा काम इस दुनिया की सारी बदकिस्मती को बदलना है। अगर होस्ट मेन कैरेक्टर्स की ट्रेजेडी को दूर करके उन्हें खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करता है तो होस्ट को सिस्टम की तरफ से कैश रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मैं थोड़े ही समय में होस्ट की संपत्ति करोड़ों में पहुंचा सकता हूँ, जिससे तुम सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे। वाह, क्या जहरीला सिस्टम है। क्या तुम मेरी ही फैमिली को दिवालिया करवाना चाहते हो? टिंग! डिटेक्ट हुआ है कि होस्ट अभी एक ट्रैजिक प्लॉट का सामना कर रहा है, जहां बचपन का प्यार एक नए इंसान के सामने हार गया है। इसलिए ये मिशन ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 1, होस्ट तुरंत विदेश में उस हॉलिडे आइलैंड पर जाए और सबके सामने सू फैमिली की बहनों को प्रपोज करे, अपने सच्चे प्यार से उनका दिल जीते और उन्हें एहसास दिलाए कि होस्ट ही उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, ताकि आखिर में खुशी मिल सके। नोट, इसमें उल्टा असर होने और उनके चिढ़ने का भी चांस है। मिशन पूरा होने पर रिवॉर्ड 10 मिलियन कैश। ऑप्शन 2, होस्ट आज से ही सू फैमिली से पूरी तरह नाता तोड़ ले और अगले 1 महीने के अंदर चुपचाप विदेश चला जाए। हार्ड टू गेट प्ले करे ताकि सू फैमिली की बहनों को अपनी असली फीलिंग्स का एहसास हो और वो तुम्हारे प्यार में पागल होकर पीछे पीछे आए। नोट, ये ऑप्शन 100% काम करेगा। सू फैमिली की बहनें होस्ट से बहुत प्यार करती हैं, बस उन्हें अपनी फीलिंग्स समझने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत है। मिशन पूरा होने पर रिवॉर्ड 50 मिलियन कैश और कैपिटल सिटी के बाहरी इलाके में एक 3 BHK फ्लैट। होस्ट कृपया अपनी पसंद चुने और खुशहाल जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। ये सारे ऑप्शंस देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरे मन में बस एक ही सवाल आया, ये घटिया सिस्टम पक्का खराब हो गया है। ये कैसे बकवास ऑप्शंस हैं? एक में मुझे सिंप बनना है और दूसरे में थोड़ा भाव खाने वाला सिंप। इसका मतलब अगर मैं सू फैमिली की बहनों को छोड़ दूंगा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। और ये सू फैमिली की बहनें हैं क्या चीज? क्या वो मेरे लायक भी हैं? मैं हैरान था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे घटिया ऑप्शंस भी हो सकते हैं। सिस्टम का दिमाग खराब हो गया है क्या? और सबसे मजेदार बात तो ये 10 मिलियन, 50 मिलियन कैश और एक 3 BHK फ्लैट का रिवॉर्ड है। ऐसे भिखारी जैसे इनाम देखकर तो ही फैमिली का कुत्ता भी अपना सिर हिला दे। होस्ट, कृपया इस सिस्टम की प्रोफेशनलिज्म पर शक न करें। जिसे मैंने बाइंड किया है वो कभी गलत नहीं हो सकता। कृपया होस्ट जल्द से जल्द अपना ऑप्शन चुने। उसी समय आइलैंड पर सू मेंगयाओ को फोन काटते हुए देखकर, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, वनचिंग ने पूछा, दीदी वेंजिन भैया ने क्या कहा? सू मेंगयाओ का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। वेंजिन शायद गुस्सा हो गया है। अभी उसके बात करने का तरीका बिल्कुल ठीक नहीं था। हम बस जिंगयान का मूड ठीक करने ही तो आए हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? सू वनचिंग ने नाराज होकर कहा, बिल्कुल सही कहा, हम उसकी कोई प्रॉपर्टी थोड़े ही हैं। क्या हमें हमेशा उसी के आगे पीछे घूमना पड़ेगा? सू मेंगयाओ ने अपना सिर हिलाया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, हम विदेश में हैं। वेंजिन भैया को हमारी सेफ्टी की तो कोई फिक्र नहीं है, उल्टे वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखा रहा है। मैं 3 दिन तक उससे बात नहीं करूंगी। पास खड़े सॉन्ग जिंगयान ने एक गिल्ट भरा चेहरा बनाया। सॉरी मेंगयाओ दीदी, वनचिंग दीदी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये कहते हुए उसने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखें भर आईं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं किसी काम का नहीं हूँ।
मुझे जॉब भी नहीं मिल रही, बाहर घूमने आना था लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे, वरना मुझे आप दोनों बहनों को मुझे यहाँ लाने के लिए परेशान नहीं करना पड़ता। उसने अपना सिर उठाया और बोला, और मैं ये भी सोच रहा था कि आप दोनों बहनें दिन रात काम में इतनी बिजी रहती हैं, तो थोड़ा बाहर घूमना आपके लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपके भैया नाराज हो जाएंगे। सॉरी, ये सब मेरी गलती है। सॉन्ग जिंगन्यान असल में ही फैमिली के चैरिटी प्रोग्राम का बेनिफिशियरी था। उस समय सू फैमिली और ही फैमिली के रिश्ते काफी अच्छे थे, इसलिए चैरिटी फाउंडेशन का काम सू मेंग्याओ और सू वनचिंग को सौंप दिया गया था। उसी समय सू फैमिली की बहनों की मुलाकात सॉन्ग जिंगन्यान से हुई थी और सॉन्ग जिंगन्यान ने अपनी मीठी मीठी बातों और चालाकी से दोनों बहनों का दिल जीत लिया था। सॉन्ग जिंगन्यान को इस तरह खुद को कोसते देख दोनों बहनों को उस पर बहुत तरस आया। सू मेंग्याओ ने बहुत ही प्यार से कहा, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस वेंजिन की सोच बहुत छोटी है। बिल्कुल जिंगन्यान, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। सू वनचिंग ने भी उसका साथ दिया, लेकिन मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं एक जॉब तक नहीं ढूंढ पा रहा। सू वनचिंग ने एक गहरी सांस ली। इस पर दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। ऐसा करते हैं, कुछ दिनों बाद जब हम वापस जाएंगे तो तुम ही ग्रुप में आकर मेरे असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करना, कैसा रहेगा? ये सुनते ही सॉन्ग जिंगन्यान की आंखें चमक उठी। कैपिटल सिटी की टॉप कंपनी होने के नाते ही ग्रुप में तो गेट पर खड़ा गार्ड भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता था। उसके जैसे एक नॉर्मल कॉलेज के लड़के का ही ग्रुप में एंट्री पाना आसमान से खजाना गिरने जैसा था। क्या सच में मैं काम कर सकता हूँ? सू मेंग्याओ ने बड़े प्यार से सॉन्ग जिंगन्यान के सर पर हाथ फेरा। बिल्कुल कर सकते हो, आखिर मैं ही ग्रुप में एक मैनेजर हूँ। एक सेक्रेटरी को नौकरी पर रखने पर वेंजिन कुछ नहीं कहेगा। सू मेंग्याओ के बात करने का तरीके में बहुत कॉन्फिडेंस था, जैसे उसने मुझे पूरी तरह से अपनी उंगलियों पर नचा रखा हो। आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था। बीच पर बॉनफायर के किनारे सू फैमिली की बहनें और सॉन्ग जिंगन्यान बहुत ही रिलैक्स लग रहे थे। लेकिन आज रात सू फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली थी। पूरी तरह रोशन विला के अंदर सू मेंग्याओ के पिता सू शानहरे को एक फोन कॉल ने नींद से जगा दिया था। क्या इन्वेस्टर्स ने पैसे वापस खींच लिए हैं? सू शानहरे की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। फोन के दूसरी तरफ सू शानहरे का सेक्रेटरी था। उसकी आवाज रोने जैसी हो रही थी। जी बॉस, और सिर्फ एक कंपनी नहीं, हमारे साथ काम करने वाले सभी इन्वेस्टर्स ने अभी अभी फोन करके कहा है कि वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? सू शानहरे को यकीन नहीं हो रहा था। उसके हाथ में जो प्रोजेक्ट था वो आधा पूरा हो चुका था। अगर सारे इन्वेस्टर्स पीछे हट गए तो पैसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और अभी उसके पास जितना पैसा था उससे इतने बड़े नुकसान की भरपाई करना नामुमकिन था। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सीधा दिवालिया होने की नौबत आ जाएगी। और क्या इन लोगों ने शुरुआत में ही फैमिली की वजह से ही हमारे साथ काम करना शुरू किया था? अब जब प्रोजेक्ट आधा हो चुका है तो ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं। क्या इन्हें ही फैमिली से डर नहीं लगता? सू शानहरे भले ही ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने दुनिया देखी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस कैपिटल सिटी में कोई ही फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत करेगा। ये नामुमकिन है। क्या तुमने कुछ गलत सुन लिया है? वो अचानक पैसा कैसे निकाल सकते हैं? बॉस, सच में मैंने बिल्कुल साफ साफ सुना है। 6 इन्वेस्टर्स, सबने लगभग एक जैसी ही बात कही है। उनका कहना है कि हमारे प्रोजेक्ट में सेफ्टी इश्यूज हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ही होगा। सू शानहरे ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। उसके चेहरे की नसें गुस्से से तन गई थी। इसमें कुछ तो गड़बड़ है। पक्का कोई मुझे बर्बाद करना चाहता है। ही फैमिली का क्या कहना है? सू शानहरे ने फोन पर चिल्लाते हुए पूछा। सेक्रेटरी ने हिचकिचाते हुए कहा, उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। सू शानहरे ने फोन काट दिया। वो इतना घबराया हुआ था जैसे आग पर चींटी खड़ी हो। उसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट छानी और मेरा फोन नंबर निकाला। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन अभी सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकता था। घंटी लगातार बज रही थी, लेकिन फोन उठने का कोई नामो निशान नहीं था। सू शानहरे के हाथ कांप रहे थे। वो बिना रुके बार बार मुझे कॉल कर रहा था। वो उठा नहीं रहा। क्या वो सो गया है? जल्दी फोन उठाओ। दूसरी तरफ हमारी जंगली पार्टी के बीच मेंग चुआन ने मेरे टेबल पर रखे मेरे चमकते हुए फोन को देखा। भाई, तुम्हारा फोन बज रहा है, मेंग चुआन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं उस वक्त शराब पी रहा था। मैंने फोन की तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। सू शाहने में अभी भी मुझे कॉल करने की हिम्मत है। मैंने फोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। उस तरफ सू शाहने लगभग रोने की हालत में था। व्यंजन, आखिरकार तुमने फोन उठा ही लिया। मुझे अभी खबर मिली है कि सारे इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस खींच लिया है। अंकल सू, मुझे इस बारे में पता है। मैंने बिना किसी फालतू बात के सीधे मुद्दे की बात की। इन्वेस्टर्स का भागना उनका अपना फैसला है। सच कहूँ तो मैं भी उनकी तेज अकल देखकर हैरान हूँ। मैंने बस अभी अभी बात फैलाई थी और उन्होंने इतनी जल्दी फैसला भी ले लिया। सू शाह ने पूरी तरह सुन्न पड़ गया। उसने घबराते हुए पूछा, व्यंजन, तुमने अभी बात फैलाई थी, इसका क्या मतलब है? जाकर अपनी दोनों लाडली बेटियों से पूछ लीजिए। मैंने जवाब दिया। दूसरी तरफ सू शाह ने फोन कटने के बाद सन्न खड़ा रह गया, जैसे उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। ये साफ था कि सू फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो मेरे एक इशारे की वजह से था। ये कैसा भद्दा मजाक है? अगर ही फैमिली ने सू फैमिली पर हमला कर दिया तो क्या उसके जैसे किस्मत से अमीर बने इंसान के बचने की कोई उम्मीद है? ये सोचकर सू शाह ने बहुत घबरा गया। आज आखिर हुआ क्या है?
क्या व्यंजन का मेरी दोनों बेटियों के साथ कोई बड़ा झगड़ा हो गया है? खुशकिस्मती से आज की घटना को छुपाया नहीं गया था, इसलिए इसकी जानकारी निकालना काफी आसान था। विला में बैठकर बेचैनी से सिगरेट पीते हुए सू शाहने को जल्दी ही पूरी कहानी का पता चल गया और वो सब सुनकर सू शाहने सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने असिस्टेंट से पूछा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेंग याओ और वांचिंग ने आज व्यंजन को धोखा दिया और वो सॉन्ग जिंगनियन के साथ विदेश घूमने चली गई? जी बॉस, इस घटना के आधे घंटे के अंदर ही हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने प्रोजेक्ट से हटने का ऐलान कर दिया। सू शाहने खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। ये क्या बेवकूफी है? ये दोनों बेवकूफ लड़कियां आखिर कर क्या रही हैं? सू शाहने आग बबूला हो गया। उसने अपना फोन निकाला और खुद अपनी बेटियों को कॉल किया। सू शाहने ने अपनी मुट्ठियां कस ली थीं। वो बस फोन उठने का इंतजार कर रहा था। इस बार फोन जल्दी उठ गया। फोन सू वांचिंग ने उठाया था। बेवकूफ लड़की, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कर रही हो, लेकिन अभी के अभी तुरंत वापस देश लौटो। सू शाहने की आवाज में बिल्कुल प्यार नहीं था। वो बुरी तरह दहाड़ रहा था। लेकिन सू वांचिंग को कोई परवाह नहीं थी। डैड, इतनी टेंशन मत लीजिए, हम बस जिंगयान का मूड ठीक करने ही तो आए हैं। इसमें इतनी चिल्लाने वाली क्या बात है? चिल्लाने वाली बात? क्या तुम हमारी सू फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो? सू शानहे ने गुस्से से आंखें फाड़ ली। ठीक है डैड, हमें इस बारे में पता है। व्यंजन भैया बस गुस्से में बोल रहे हैं। बचपन से ही व्यंजन भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप इसे दिल पर मत लीजिए। कुछ दिनों बाद जब मैं और दीदी वापस आएंगे तो हम व्यंजन भैया के लिए दोबारा बर्थडे मना लेंगे और उन्हें मना लेंगे। सू वांचिंग और उसकी बहन मेरे साथ ही बड़ी हुई थी, इसीलिए उन्हें लगता था कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। आखिर मैं बहुत कम गुस्सा करता था और हर चीज को बहुत आसानी से माफ कर देता था। मेरे अंदर अमीरजादों वाला कोई एटीट्यूड नहीं था। खासकर सू फैमिली की दोनों बहनों को लेकर मेरा रवैया बिल्कुल अलग था। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ वही दोनों मेरे इतने करीब आ पाई थी, इसलिए उन दोनों बहनों को पूरा यकीन था कि मैं इस छोटी सी बात के लिए उनसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। एक छोटे भाई पर थोड़ा प्यार ही तो लुटाया है, इसमें क्या बड़ी बात है? और फिर व्यंजन भैया का बर्थडे मनाने के लिए हर साल इतने सारे लोग होते हैं, इतनी सारी दुआएं मिलती हैं, लेकिन जिंगयान बचपन से ही अनाथ है और जब उसे चोट लगती है तो वो अकेला कोने में छुपकर रोता है। अगर तुलना की जाए तो जाहिर है कि जिंगयान को प्यार की ज्यादा जरूरत है। सू वांचिंग को लगा कि अगर वो मुझे ये सब अच्छे से समझा देगी तो मैं उसे जरूर समझ जाऊंगा। सू शानहे की आंखें फटी रह गईं। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसकी बेटी के दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन अगले ही पल फोन के उस पार से एक लड़के की आवाज आई, बहुत ही नाजुक और मीठी सी आवाज जिसे सुनकर ही उल्टी आ जाए। वांचिंग दीदी, मैंने आपके लिए बारबेक्यू बनाया है, थोड़ा टेस्ट करके देखिए ना। आइए, मैं आपको खिलाता हूँ। जिंगयान, तुम कितने अच्छे हो और तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सू शानहे ने गहरी सांस ली। सू वांचिंग, क्या तुम मुझे हार्ट अटैक देकर ही मानोगी? ये सुनकर सू वांचिंग भी चिढ़ गई। उसके अपने पिता को उसकी और उसकी बहन की कोई परवाह नहीं थी और ऊपर से फोन करते ही उन्हें सुनाने लगे। मिट्टी के इंसान को भी गुस्सा आ जाता है। डैड, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप आते ही मुझे और दीदी को क्यों डांट रहे हैं। जब आप सबको लगता है कि हम गलत हैं तो फिर बात ही खत्म। कुछ दिनों बाद हम वापस आकर व्यंजन भैया को सब समझा देंगे, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही सू वांचिंग ने बिना कुछ सोचे समझे फोन काट दिया। इसके बाद सू शानहे ने जितनी बार कॉल किया किसी ने फोन नहीं उठाया। सिर्फ सू वांचिंग ही नहीं, सू मंगायो का भी यही हाल था। सू शानहे का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी दोनों बेटियां इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हैं। उनके पास इतनी बड़ी खुशकिस्मती थी, हे फैमिली के साथ इतने अच्छे रिश्ते थे और भविष्य में हमारी हे फैमिली से रिश्तेदारी भी हो सकती थी। किसे पता था कि ऐन मौके पर सोंग जिंगयान नाम की ये मुसीबत टपक पड़ी। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो कम से कम प्राइवेट में तो रखो। क्या किसी को भनक लगे बिना काम नहीं हो सकता था? और ऊपर से सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। क्या ही फैमिली को पागल समझ रखा है? सू शानहे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना फोन सोफे पर पटक दिया और हंसते हुए भारी आवाज में हुक्म दिया, मेंग याओ और वांचिंग के सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दो और मेरे कुछ लोगों को उस हॉलिडे आइलैंड पर भेजो। दोनों लड़कियों को पकड़कर वापस लाओ और उस सोंग जिंगयान को भी घसीट कर यहाँ ले आओ। आखिरकार वो भी जीरो से उठकर यहाँ तक पहुँचा था तो उसके पास भी कुछ पावर थी। सू मेंग याओ और सू वांचिंग को जल्द से जल्द देश लौटना ही होगा और फिर जाकर मुझसे माफी मांगनी होगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक दिन काम रुकने का कितना नुकसान होगा? सू शानहे इसके बारे में सोचकर ही कांप रहा था। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, और मेरे लिए कुछ बहुत ही शानदार गिफ्ट्स पैक करवाओ। कल सुबह सुबह मैं खुद ही फैमिली के पास जाकर उनसे मिलूंगा। एक पूरी रात की पार्टी के बाद मैं अपने विला वापस लौटा। गाड़ी से उतरते ही मेरे पीछे खड़े मेरे ड्राइवर लॉन्ग जंथायन ने पूछा, यंग मास्टर, क्या सू फैमिली की बहनों का मामला मैं संभाल लूं? ये मेरा ड्राइवर और पर्सनल बॉडीगार्ड था। अगर ये कोई आम अर्बन नॉवल होता तो इसका भी कोई भारी भरकम टाइटल होता, ड्रैगन किंग। वो अभी विदेश में है, मैं बिना किसी को भनक लगे उन्हें हमेशा के लिए गायब कर सकता हूँ। लॉन्ग जंथाइन ने धीमी आवाज में कहा। मैंने अभी कोई जवाब भी नहीं दिया था कि मेरे दिमाग में सिस्टम की हवा टाइट होने लगी। उसकी रोबोटिक आवाज तुरंत मेरे दिमाग में गूंज उठी। होस्ट, आप ऐसा नहीं कर सकते। सू फैमिली की बहनें असल में अब भी आपसे प्यार करती हैं।
और ये सब तो बस एक गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करने के बाद ही आप एक खुशहाल जिंदगी पाएंगे। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और दिमाग में ही हंसा। तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? पूरी दुनिया में मुझे पसंद करने वाली और ही फैमिली की मालकिन बनने का ख्वाब देखने वाली लड़कियों की गिनती 1000 नहीं तो 800 तो होगी ही। तो क्या मुझे उन सबका ख्याल रखना पड़ेगा? लेकिन सू फैमिली की बहनें होस्ट की डेस्टिनी है। डेस्टिनी? मैंने मजाक उड़ाते हुए अपना सिर हिलाया। तो अगर मैंने तुम्हारे ऑप्शंस के हिसाब से काम नहीं किया तो क्या ऊपर वाला मुझे सजा देगा? सिस्टम अभी कुछ और कहना चाहता था, लेकिन मैं उसकी बातें सुनकर पक चुका था। मैंने बस एक विचार किया और पल भर में सिस्टम की आवाज पूरी तरह गायब हो गई। सिस्टम सुन्न पड़ गया। ये क्या हुआ? आज तक हमेशा यही सुना था कि सिस्टम होस्ट को ब्लॉक करता है। आज ये उल्टा कैसे हो गया? ये कैसा मजाक है? मैंने उस बेवकूफ सिस्टम को इग्नोर किया और ये सोचने लगा कि सू फैमिली की बहनों को चुपचाप गायब करवाया जाए या नहीं। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने अपना हाथ हिलाया। इतनी भी जल्दी क्या है? मौत किसी को सजा देने का इकलौता तरीका नहीं है। अगर वो इतनी आसानी से मर गईं, तो ये बहुत बोरिंग नहीं हो जाएगा? हालांकि थोड़ा सा ब्याज तो वसूल किया जा सकता है। सच कहूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मौत सामने खड़ी होगी तब वो सॉन्ग जिंग नियान क्या करेगा, जिस पर वो दोनों बहनें इतना प्यार लुटाती हैं। लॉन्ग जंथाइन ने अपनी आंखें उठाईं, जैसे वो सब समझ गया हो। उसके चेहरे पर एक खूंखार स्माइल आ गई। मैं समझ गया यंग मास्टर। लॉन्ग जंथाइन को ऑर्डर देने के बाद मैं अपने विला के अंदर वापस आ गया। जैसे ही मैं बैठा, मेरा फोन बजने लगा। कॉल करने वाली मेरी दादी थी। बचपन से ही मेरे मॉम डैड काम में बहुत बिजी रहते थे, इसलिए मुझे मेरी दादी ने पाला था। इसलिए मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। दादी ने मुझे कॉल किया था, और वो भी सू फैमिली की बहनों के मामले में। व्यंजन, तुम मुझे गलत मत समझना। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन मेरी सोच पुरानी नहीं है। मुझे पता है कि तुम आजकल के नौजवानों को फ्रीडम और अपनी पसंद से प्यार करना पसंद है। इसलिए अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम्हें मेरी इज्जत की खातिर उनसे रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बटलर से सू फैमिली की बहनों के बारे में सब सुन लिया है। उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मैं यही सोच रहा था कि मैं दादी को ये सब कैसे बताऊंगा। आखिर दादी ही वो इंसान थी जिनकी मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा परवाह करता था, वरना दादी की खातिर ही मैंने शुरुआत में सू फैमिली की बहनों को इतनी छूट नहीं दी होती। आप फिक्र मत करिए दादी, मुझे पता है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, मैंने जवाब दिया। फोन काटने के बाद मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। अब मेरी राह की आखिरी रुकावट भी दूर हो गई थी। अब सू फैमिली का मिटना तय है, लेकिन उससे पहले मुझे इस सो कॉल्ड सिस्टम से थोड़ा मजा लेना था। सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मैंने सिस्टम से ब्लॉक हटा दिया और सिस्टम तुरंत पागलों की तरह रोने चिल्लाने लगा। होस्ट, आपने ये कैसे किया? ये नामुमकिन है। आप मुझे ब्लॉक कैसे कर सकते हैं? सिस्टम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और वो थोड़ा डर भी गया था। ये आदमी उसके पास मौजूद डेटा से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे अनजाने में ही सिस्टम और होस्ट की पोजीशन आपस में बदल गई थी। मैंने बस अपनी सिगरेट की राख झटकी और बहुत शांत आवाज में कहा, मैंने ये कैसे किया इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे तो इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि तुम कहाँ से आए हो। होस्ट, सिस्टम ऊपर वाले की तरफ से उन लोगों के लिए एक तोहफा है जिनकी किस्मत उनके साथ नाइंसाफी करती है। ये किस्मत बदलने का एक मौका है, ऊपर वाले का एक वरदान है। मेरे सवाल पर सिस्टम ने बहुत ही धार्मिक लहजे में कहा। मैंने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। अगर तुम सच नहीं बताना चाहते तो फिर कुछ समय के लिए बंद हो जाओ। ये कहने के बाद मैंने सिस्टम को दूसरा शब्द बोलने का मौका दिए बिना उसे फिर से म्यूट कर दिया। सिस्टम की उस चिढ़ाने वाली आवाज के बंद होने के बाद मैं जल्दी सो गया। अगली सुबह उठने के बाद ही मैंने सिस्टम को आजाद किया। आज सच बोलोगे? मैंने फिर से पूछा। मुझे कुछ याद आया और मैंने मजे लेते हुए कहा, अगर अभी भी नहीं बताना चाहते तो हम अगले हफ्ते बात करेंगे। और हाँ, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुमने मुझे इसलिए बाइंड किया है और सू फैमिली की बहनों से सुलह करने के ऑप्शंस इसलिए दिए हैं क्योंकि ये ऑप्शंस तुम्हारे फायदे के हैं, है ना? एक हफ्ते बाद हो सकता है उनकी कब्र पर घास 1 मीटर लंबी हो जाए और तब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। मेरी बात खत्म होते ही सिस्टम की रोबोटिक आवाज फिर से गूंज उठी। होस्ट, कृपया सिस्टम को मजबूर मत कीजिए। ये सिस्टम ऊपर वाले का भेजा हुआ है। क्या आपको भगवान की सजा से डर नहीं लगता? ठीक है, तो ऊपर वाले को मुझे सजा देने दो। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। ये साफ था कि मेरा इस दुनिया में आना ही एक एक्सीडेंट था। और जिस तरह से मैं बिना किसी परेशानी के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो ये साबित करने के लिए काफी है कि ये दुनिया मुझे जज नहीं कर सकती। जब ऐसा है तो फिर डरने की क्या बात है? अगर इस घटिया सिस्टम में इतनी ही पावर है तो आसमान से बिजली गिराकर दिखा दे मुझ पर। होस्ट, आपका इतना घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। अगर भगवान भी आपको सजा नहीं दे सकते तो क्या हुआ, ये सिस्टम यहाँ से जा भी तो सकता है। मैं ये काम नहीं करूँगा, इतना ही काफी है। ये सुनकर मैं हंसा। सच कहूँ तो तुम बहुत मासूम हो। मुझे नहीं पता कि तुम भाग सकते हो या नहीं, लेकिन तुम्हें अपने मिशंस तो पूरे करने ही होंगे ना। तुम्हें किसी डेस्टिनीज चाइल्ड से जुड़ना होगा ना। मानो या ना मानो, मैं इस दुनिया के सारे डेस्टिनीज चिल्ड्रन को खत्म कर दूंगा।
फिर क्या करोगे? ये सुनकर सिस्टम साफ तौर पर घबरा गया था। उसे भी एहसास हो गया था कि मुझ में ये करने की पूरी पावर है। सिस्टम चुप हो गया, लेकिन मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहता था। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। तब मैं तुम्हें सू फैमिली की बहनों की कब्र दिखाने ले जाऊंगा। देख लेना कि वहाँ घास कितनी बड़ी हो गई है। रुको, इस बार उसकी रोबोटिक आवाज में साफ तौर पर घबराहट थी। सिस्टम को समझ नहीं आ रहा था कि बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई। स्क्रिप्ट के हिसाब से जिस ही फैमिली को बर्बाद हो जाना चाहिए था, वो तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। जिस आदमी को उसे आसानी से कंट्रोल कर लेना चाहिए था, वो उल्टे उसे ही धमकियां दे रहा है। लेकिन जो भी हो, अब क्योंकि वो मुझसे बाइंड हो चुका है, तो उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आप जो भी जानना चाहते हैं मैं सब बता दूंगा। सिस्टम ने हार मान ली। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तो फिर बताओ, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है? सिस्टम काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने बस 2 शब्द कहे, आत्मा हड़पना। जब आप सिस्टम की रिवॉर्ड्स पाकर इस दुनिया के सबसे लकी इंसान बन जाएंगे, तो सिस्टम आपकी आधी किस्मत चूस लेगा। ये सुनकर मेरी भवें तन गई। अगले ही पल सिस्टम की रोबोटिक आवाज खौफ से भर गई। उसी वक्त मेरे कानों में एक कान फाड़ देने वाला अलार्म बजने लगा। वार्निंग, सिस्टम पूरी तरह से हैक हो गया है। बेस कमांड्स को फिर से लिखा जा रहा है। आपने अपनी विल पावर से सिस्टम की बेस कमांड्स को बदल दिया है। मैं किसी को भी अपनी किस्मत चुराने की इजाजत नहीं दूंगा। सिस्टम को एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। उसने आखिर किस राक्षस से खुद को बाइंड कर लिया था। अब से ये सिस्टम पूरी तरह से मेरा गुलाम बन चुका था। बस अफसोस की बात ये थी कि सिस्टम की कॉन्शियसनेस को मिटाया नहीं जा सकता था। लेकिन परमिशन छिन जाने के बाद वो सिस्टम का कोई भी फीचर यूज नहीं कर सकता था। अब वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनकर रह गया था। मैं आपका इंस्ट्रक्शन मैनुअल और रिमाइंडर बनकर रहूंगा। सिस्टम ने अपना पुराना घमंड छोड़ दिया और बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए मुझे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया। सिस्टम की असलियत जानने के बाद मैंने उसे अभी के लिए साइड में रख दिया। उसी समय यूलोंग मैनर विला के कुछ ही दूरी पर एक माई बाघ तेजी से इस तरफ आ रही थी। गाड़ी में सू शानहरे और उसकी जवान बीवी लिन यून बैठे थे। सू शानहरे की आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसका चेहरा उतरा हुआ था। साफ पता चल रहा था कि वो बीती रात एक पल के लिए भी नहीं सो पाया था। उन इन्वेस्टर्स की अक्ल बहुत तेज थी। मैंने बस एक इशारा किया था और 1 घंटे के अंदर ही जिसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे सब ने कैंसिल कर दिए। सब ने पैसे निकाल लिए। कुछ पार्टनर्स ने तो पेनल्टी देकर भी सू शानहे के साथ काम करने से मना कर दिया। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन साइट को भी आज सुबह ऑफिशियल्स ने सील कर दिया था। सू शानहे मेरी पावर देखकर खौफ में था। सिर्फ एक रात में ही पूरी दुनिया पलट गई थी। ये पहली बार था जब उसने पावर का खौफ महसूस किया था। कोई और रास्ता न देखकर वो भारी भरकम गिफ्ट्स लेकर सुबह सुबह मुझसे माफी मांगने यूलोंग मैनर आ गया। सू फैमिली की गाड़ी यूलोंग मैनर के अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए सू शानहे और लिन यून को गेट पर ही रुकना पड़ा। मैनर के अंदर झांकते हुए उन्हें जल्दी ही पेट्रोलिंग करते हुए गार्ड्स दिख गए। सू शानहे ने तुरंत डोरबेल बजाई। अरे भाई, मैं सू शानहे हूँ, वेंजिन का अंकल। मैं पहले भी तुमसे मिल चुका हूँ। मुझे हे फैमिली के पास आने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। मैंगू हंसा। उसने अपना सिर तिरछा किया और सू शानहे को घूरते हुए कहा, आपको भी पता है कि वो पहले की बात थी। सू शानहे को एक पल के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बगल में खड़ी लिन यून के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। लिन यून सू शानहे की छोटी मिस्ट्रेस थी। बाद में जब सू शानहे की पहली पत्नी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब जाकर लिन यून ने उसकी जगह ली थी। सू शानहे से शादी करने के बाद उसका स्टेटस भी रातों रात आसमान चूमने लगा था, खासकर जब उनका बिजनेस पीक पर था। पूरी कैपिटल सिटी के अमीर खानदानों की औरतें उसे इज्जत देती थी, लेकिन आज उसे असली बॉस से तो मिलने दिया ही नहीं। उल्टे कुछ घटिया गार्ड्स ने उसे गेट पर रोक लिया। अगर ये बात बाहर फैल गई तो वो लिन यून उन हाई सोसाइटी की औरतों के सामने अपना मुंह कैसे दिखाएगी? ओए, एक मामूली गार्ड की हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? तुम्हें पता भी है कि हम कौन हैं? लिन यून खुद को रोक नहीं पाई और सीधा गालियां देने लगी। आगे चलकर मेरी बेटी इस जगह की मालकिन बनेगी और मैं तुम्हारे बॉस की सास बनूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसा सलूक करने की? ये सुनते ही मैंगहू के भी होश उड़ गए। उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि मेरे कान खराब हो गए हैं। अगले ही पल सारे गार्ड्स जोर जोर से हंसने लगे। मैंने सही सुना ना? ये सू फैमिली के लोग यहाँ का मालिक बनना चाहते हैं? क्या मजाक है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि वापस जाओ और तकिया लगाकर सो जाओ। दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं है। हंसा हंसा कर मार डाला मुझे। क्या बेवकूफ लोग हैं। गार्ड्स को इस तरह मजाक उड़ाता देख लिन यून गुस्से से कांपने लगी। तुम जैसे नीच गार्ड्स की ये हिम्मत, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ये कहते हुए लिन यून ने गेट के पार से हाथ बढ़ाकर मैंगहू को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल मैंगहू ने लिन यून का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैडम सू, अगर इज्जत दी जा रही है तो इज्जत से रहिए। आपको ये जगह क्या लगती है जहाँ आप इस तरह का तमाशा कर सकती हैं? ये कहते ही मैंगहू की आंखों में खतरनाक चमक आई और अगले ही पल उसने लिन यून की कलाई सीधा मरोड़कर तोड़ दी।
दी। भयानक दर्द से लिन यून की आंखें फटी रह गईं और वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी। सू शानहे का चेहरा भी बहुत बुरा लग रहा था। कुछ भी हो, लिन यून उसकी पत्नी थी और मैं तो सू शानहे के आंखों के सामने ही बड़ा हुआ था। वो मेरे लिए एक बड़े बुजुर्ग के समान था, लेकिन एक बड़े बुजुर्ग की पत्नी को एक नौकर ने पीट दिया। हालांकि सू शानहे माफी मांगने आया था, लेकिन अब उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। और ठीक उसी समय इस शोर शराबे की वजह से मैनर के अंदर भी हलचल मच गई। मैं मैनर के दरवाजे पर आ गया। मुझे देखकर सू शानहे की आंखों में एक उम्मीद जगी। बेंजिन, जल्दी आकर अपने नौकरों को देखो, इन्हें अपनी औकात नहीं पता। इसने मेरी पत्नी की कलाई तोड़ दी। मेंगहू ने मेरी तरफ पीछे मुड़कर देखा और तुरंत झुककर माफी मांगी। सॉरी यंग मास्टर, ये औरत यहाँ फालतू का तमाशा कर रही थी और मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपना हाथ उठाकर मेंगहू को चुप कराया। फिर मैं गेट के पास आया और अपने आदमियों को दरवाजा खोलने का ऑर्डर दिया। गेट के बाहर सू शानहे ने लिन यून को संभाल रखा था। उसके चेहरे पर जीत वाली स्माइल आ गई थी। खासकर लिन यून तो मेंगहू को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कच्चा चबा जाएगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों में आंसू भर लिए। उसने बहुत ही बेचार बनकर कहा, वेंजिन, जरा अपने नौकरों को देखो, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। लगता है इनमें मौत का खौफ नहीं बचा है, तो मैंने अभी काम से निकाल दो। उसने फिर से मेंगहू को नफरत भरी नजरों से देखा। और इस बदतमीज आदमी से कहो कि मुझे कम से कम 1 मिलियन का मुआवजा दे। लेकिन मेंगहू ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपना सिर मेरी तरफ झुकाए रखा। मैं बस थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर मैंने पीछे की तरफ उंगली से इशारा किया। मैंने बहुत ही शांत आवाज में कहा, इस औरत का दिमाग खराब है।